औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चलें जी, हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड किया। आज जो है हम अपना नया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या डेफिनेशन की थी हमने? याद कर ली होगी ना आपने, लर्निंग साथ साथ चल रही होगी आपकी जी। बताएं क्या है डेफिनेशन? Chemistry is a branch of science which deals with the properties, structure and composition of matter. It also deals with the changes involved in the matter and it also deals with the principle governing the changes which matter may undergo. ठीक है, ये हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी। अब जो है यहाँ पर हम आ रहे हैं, हमने क्या कहा है कि आपके पास जब मैटर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, चेंजेस कब आ रही होती हैं? जब मैटर जो है वो केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, यानी कंबाइन हो रहे होते हैं और आपके पास न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होते हैं। कंबाइन होने से पहले क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। जो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो आपके पास न्यू जो चीज बनती है, न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। और ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है कुछ लॉज होते हैं। अभी हमने कहा कि केमिस्ट्री में हम क्या डील करते हैं, प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करते हैं। जो चेंजेस जो है केमिकल रिएक्शन में आ रही हैं मैटर में, उसको भी हम यहाँ केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो लॉज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं हम इसे। और हमारे पास इसके लिए जो हम लॉज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन हम 4 लॉज जो है वो कॉम्बिनेशन के डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नंबर 3 इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड नंबर 4 लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वन बाय वन हम इन लॉज को डिस्कस करेंगे। आज जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मतलब है? ये आप प्रीवियस क्लास में भी, अपनी 8th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो है वो मास में चेंज नहीं आता। ठीक है, कि हम क्या बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं। इनका जो कंबाइन वेट है वो किसके इक्वल आ रहा होता है? प्रोडक्ट के वेट के। आपने ऑब्जर्व किया आयरन के अंदर रस्टिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हमने पीछे भी अपना जो टॉपिक था साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, वहाँ पे भी हमने इसे डिस्कस किया था कि आयरन के अंदर जब रस्टिंग का प्रोसेस होता है तो रस्टेड आयरन का जो मास है वो किसके मुकाबले में? अनरस्टेड आयरन के मुकाबले में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हमने ये भी हमें मालूम है रस्टिंग का प्रोसेस आयरन में क्यों होता है। आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस एयर में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की वजह से है, और जो मास इंक्रीज हो रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके? जिसमें क्या? आयरन में जो ऑक्सीजन और वेपर्स कंबाइन हो रहे हैं, वाटर वेपर्स, उसके। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको जो है वो किसने आपका प्रपोज किया था? साइंटिस्ट हैं लेवॉइसियर। ठीक, क्या थी इनकी स्टेटमेंट? इसी बेस पे उन्होंने स्टेटमेंट दी, और वो क्या है? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट। दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं? इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमने एग्जाम्पल देखी थी कि हमने क्या कहा था? रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट के मास के इक्वल आता है। अभी हमने देख लिया था ये एग्जाम्पल। इसको हम एक और एग्जाम्पल के जरिए हम इस लॉ को, इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। हमारे आपको पता है वाटर जो है वो आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है, जो किससे मिलकर बना है? कॉम्पोजिशन क्या है वाटर की? 2 गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों गैसेस, ये दोनों गैसेस जब कंबाइन होती हैं तो क्या बनाती हैं? कौन सा प्रोडक्ट बनाती हैं? वाटर। अब इन दोनों का जो कंबाइन मास है, देखिए यहाँ नजर आ रहा है कितना
जब ऑब्जर्व किया तो वो भी क्या आया 36 ग्राम। तो इससे क्या बात प्रूव हो गई, रिएक्टेंट का मास जो होता है वो किसके इक्वल आता है हमारे पास, प्रोडक्ट के मास के। तो ये है हमारी क्या इसकी एक एक्सप्लेनेशन। हम इसकी अब प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन भी देखते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं लैंडोर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसके जरिए प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तकरीबन 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन किए थे टेस्ट करने के लिए किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक, अब क्या है प्रैक्टिकल, पहले हम ये देख लेते हैं। क्या लिया उन्होंने, यहाँ पर ये ट्यूब नजर आ रही है, एच शेप की ग्लास ट्यूब होती है, शीशे की ट्यूब होती है जिसके 2 लिम्स होते हैं। ठीक है, ये लिम्ब ए है और ये वाला क्या कहलाता है, लिम्ब बी। अब उन्होंने इसके अंदर क्या डाले हैं, 2 सब्सटेंसेस जिनका रिएक्शन करवाना है। ठीक, लिम्ब ए में क्या डाला है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, लिम्ब बी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये क्या है, अनकम्बाइंड है, ये दोनों रिएक्ट नहीं हुए हैं, मिक्स नहीं हुए हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को डालने के बाद इस आपकी भी ट्यूब में इसको सील कर देते हैं ताकि जो है वो सॉल्यूशन जो है वो एस्केप ना हो सके, गायब ना हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद इनका इसी वर्टिकल पोजीशन में बगैर जो है वो इनको रिएक्ट करवाए, बगैर शेक किए इनका वेट लिया गया। ठीक है, जो किसने, लैंडोर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। तो पहले रिएक्टेंट का वेट लिया, अभी ये कंबाइन नहीं हुए हैं, प्रोडक्ट नहीं बने हैं, इसका वेट उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, शेकिंग के बाद जब इन दोनों को मिक्स किया, और कैसे पता चला कि ये मिक्स हो गए, वाइट प्रेसिपिटेट आ गए थे सिल्वर क्लोराइड के और नाइट्रिक एसिड बन गया। तो क्या बन गया मिक्सिंग के बाद आपके पास, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये दोनों रिएक्टेंट हैं जब तक हमने मिक्स नहीं किया, जब मिक्स कर दिया तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट नजर आए। उससे क्या पता चला कि ये क्या बन गया है, अब प्रोडक्ट बन गया है, केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब वाइट प्रेसिपिटेट ये रिएक्शन इंशाल्लाह लैब में आप करेंगे तो उस वक्त आपको वाइट प्रेसिपिटेट समझ में आएंगे। लेकिन इस वक्त जो है वाइट प्रेसिपिटेट की एग्जाम्पल ये ले लेंगे, जब दूध फट जाता है तो उसमें जो आपको बारीक बारीक से जो है पार्टिकल्स नजर आते हैं, इस टाइप के होते हैं ये वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। अब जब वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए तो उस वक्त जो है इस ट्यूब का दोबारा वेट लिया गया। अब क्या ऑब्जर्व किया, इस प्रैक्टिकल के जरिए, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए लैंडोर ने क्या ऑब्जर्व किया, जो रिएक्टेंट का मास आया था, इन दोनों का टोटल जो मास आया था वो किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक, तो क्या कंक्लूड किया हमने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, उन्होंने टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस बिफोर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले जो मास होता है किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस आफ्टर द रिएक्शन। किसके इक्वल है, मास ऑफ सब्सटेंसेस के, टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उसके क्या है, इक्वल है। यानी हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आता है। चलिए जी, ये तो हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो गई कि जिसमें हमने कहा किसको हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास ये आपका जो लॉ है ये आपके पास ऑर्डिनरी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए तो ये वैलिड है, लेकिन क्यों, क्योंकि उस दौरान केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी का लॉस तो होता है लेकिन वो इतना माइन्यूट होता है कि आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो तकरीबन जो है दोनों का मास क्या आता है, सेम आता है। लेकिन ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन हम कहते हैं, उन रिएक्शंस के अंदर जो है वो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, आपके पास न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। जैसे कि कुछ आपके यूरेनियम एटम की एग्जांपल ले लें, यूरेनियम एटम की जब ब्रेक डाउन की जाती है तो उससे क्या है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है ये, और इसमें जो है वो किसमें, स्मॉलर एटम में, और आपके पास न्यूट्रॉन में वो ब्रेक डाउन होता है। उस वक्त जो है इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान आपका जो प्रोडक्ट का मास आता है वो क्या है, कम होता है, किसके मुकाबले में, रिएक्टेंट के मुकाबले में। और वो क्यों होता है, क्योंकि उस आपके पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के दौरान एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। वो एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में नजर आता है आपके पास, हीट और रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, यूरेनियम का जो एटम होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट
निकल रही होती हैं, तो वो एनर्जी जो लॉस हो रही होती है वो हीट और रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। उस वक्त जो रिलेशनशिप है यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ, जो मास जो आपके पास आपका मास का जो कह रहे हैं हम मास प्रोडक्ट का जो कम आ रहा है उसमें, और जो एनर्जी जो है हमारे पास जो रिलीज हो रही है उसमें क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसको एक इक्वेशन के जरिए शो करते हैं, वो क्या है, E = mc²। ये इक्वेशन जो है वो किसने दी थी, साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक, इसमें E जो है वो क्या है, एनर्जी है इन अर्क्स, यानी जो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये वो है जिसे हम अर्क्स में लेते हैं। M जो है यहाँ पे क्या है, M इन मास इन ग्राम, जो मास लॉस हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो मास लॉस हो रहा है वो है ये। C क्या है आपके पास, C = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, लाइट की जो रफ्तार है वो हम उसकी बात कर रहे हैं सेंटीमीटर/सेकेंड में। हमें पता है लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक, तो ये हमने किसकी बात की थी, न्यूक्लियर रिएक्शन की। ठीक है, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में हम कह रहे हैं आपके पास ये लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके लिए हमने कहा केमिकल रिएक्शन के दौरान इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट वैलिड है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह जो है हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आप होमवर्क नोट कर लें आप लोग, क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये आपको जो है वो क्या करना है, याद भी करना है और लिखना भी है। पेज नंबर 12 और 13 में मिल जाएगा आपको। तो इसको, ये सवाल जो है वो आपके पास शॉर्ट में भी आता है पेपर में और लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो आप स्टेटमेंट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, और आपके पास अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा आपके पास स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे आप, और इसके बाद जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं ये आप करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा, पूरा लॉन्ग में ही करेंगे आप। और जो है वो आपके पास क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया लॉ लिखने का तरीका। लॉ लिखने का जो है वो तरीका क्या है, सेंट्रलाइज आपके पास आना चाहिए पेज में। सेंट्रलाइज जो जिस तरह डेफिनेशन लिखते हैं, स्टेटमेंट जो है वो आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक, चलिए जी, ज़रा देख लें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए दिखा रही हूँ। ठीक, कि आपको किस तरह से काम करना है। तो टाइटल पेज चाहें तो टाइटल पेज बना लीजिएगा, नया चैप्टर है हमारा। ठीक, और आप या फिर आप जो है वो जहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी चैप्टर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन की हेडिंग डाल सकते हैं, या आपके ऊपर है। आपने हेडिंग देख ली, हेडिंग डालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ब्लैक से जो है ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, अंडरलाइन जो है वो ब्लू मार्कर से करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आप, इसी तरह से स्टेटमेंट देंगे, एक्सप्लेनेशन का काम करना है, जो हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी वो है आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, जिसमें हमने ये जो एक्सपेरिमेंट देखा है, रेंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट, इसकी डायग्राम, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ठीक, तो ये है आपका पूरा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्वेश्चन, जो लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। तो ये आप पूरा एक लॉन्ग का क्वेश्चन हमने करा दिया। अब आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी पेपर में आप वो लिखेंगे। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर और आज का काम भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये आपका काम है कि कितने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।